हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। विगत कुछ दिनों से तबीयत नासाज होने के कारण वीडियो मैं नहीं बना पाया। चलिए आज थोड़ी अंतराल के बाद एक बार पुनः आपके सामने। विद्यार्थीगण, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह काफी महत्व का वो टॉपिक होगा। वो है हमारे देश की न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ, और उससे जुड़ा हुआ कई अनुच्छेद से बारंबार प्रश्न पूछा जाता है। कई अनुच्छेद से तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, जिसे पहले आजादी के पूर्व संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था। आजादी के पूर्व जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में भारत के दिल्ली में एक न्यायालय की स्थापना किया गया। उसे जो है क्या बोलते थे, उसे नाम दिया गया था संघीय न्यायालय। और इसी संघीय न्यायालय को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश जब गणतंत्र हो गया, तो जिस दिन गणतंत्र हुआ उसी दिन 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय को संसदीय अधिनियम, ध्यान रखना है, संसदीय अधिनियम के द्वारा, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा उसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया। तो जो पहले संघीय न्यायालय था, फेडरल न्यायालय था, उसे ही अब सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। जो 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किया, तो सर्वोच्च न्यायालय काम करना कब शुरू किया, तो ये काम करना शुरू किया 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, केवल नाम से, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय। वाकई में वो सर्वोच्च न्यायालय था नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम थ्रे। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम थ्रे। कौन, किसका, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय। जो संघीय न्यायालय है उसके स्पष्ट प्रावधान किया गया कि अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जजेज की संख्या संसद के द्वारा निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा, तो संसद निर्धारित करेगा। जब 1950 में इसे संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट में बदला गया, तो जो पहले न्यायाधीश थे वही वर्तमान समय में भी, वर्तमान तात्पर्य है तो तात्कालिक न्यायाधीश जो पहले थे संघीय न्यायालय के, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करते रहे। तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, अर्थात न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को आवश्यकता अनुसार मुकदमे की प्रकृति के हिसाब से बदलाव कर सकता है। तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, अर्थात कुल 34 न्यायाधीश का स्थान निर्धारित। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और यदि पद से हटाना हो अक्षमता के आधार पर, भ्रष्टाचार कदाचार के आधार पर, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पास प्रस्ताव के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत
सर्वोच्च न्यायालय गठन अनुच्छेद 124। और अगले ही अनुच्छेद 125 में लिखता है, अगला ही अनुच्छेद 125 में लिखता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन, भत्ता, पेंशन, वेतन, पेंशन, भत्ता इत्यादि जो है उस संघ का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से दी जाएगी। और उसका वेतन को भी निर्धारित कौन करेगा? उसका वेतन को निर्धारित संसद करेगा। उसका वेतन संसद, अभी जो वर्तमान समय में है, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI का वेतन 2,80,000 रुपया महीना और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया महीना। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया महीना और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया महीना वेतन के तौर पर और अन्य भत्ता सुविधा वगैरह। इनका वेतन संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि से जिनको वेतन प्राप्त होता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के आधार पर जब वित्तीय आपातकाल लागू किया गया हो, तो उसको छोड़कर, उस समय को छोड़कर इनके वेतन में, भत्ता में किसी प्रकार की कोई कटौती, कोई कमी नहीं की जा सकती। इनकी वेतन भत्ता में कमी तभी की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा किया गया हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन, उसकी न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस सभी का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। पद मुक्ति का भी, नियुक्ति, पद मुक्ति सारा का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करेगा? 1993 के पहले नियुक्ति में सरकार की भूमिका होती थी। केंद्रीय मंत्री परिषद नाम तय करता था और राष्ट्रपति को नाम की अनुशंसा करता, तो इससे कि मंत्री को नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, जैसे इनकी नियुक्ति होती थी, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। लेकिन 1993 से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई न्यायिक प्रणाली के न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर यह निर्धारित किया, कई न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होगी। न्यायपालिका एक स्वायत्त शासी ऑटोनोमस संगठन है, इसलिए अपना काम, अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति इत्यादि से संबंधित ये स्वयं उसका नीति का निर्धारण करेगा। तो 1993 के पहले केंद्र सरकार नियुक्त करती थी, लेकिन 1993 के बाद जो है नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली काम कर रहा है। अब बोला गया कोलेजियम प्रणाली, तो कोलेजियम प्रणाली क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में, और सुप्रीम कोर्ट का ही 4 सीनियर न्यायाधीश, अर्थात कुल 5 न्यायाधीश जो उम्र में नहीं बल्कि न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने के सबसे लंबा अनुभव रखते हैं। वैसे वरिष्ठ, वैसे सीनियर मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 सीनियर न्यायाधीशों की जो एक कमिटी होगी, जो एक आयोग होगा, उसे ही न्यायिक भाषा में, जुडिशियल भाषा में कोलेजियम बोला गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम का सिफारिश, कोलेजियम का रिकमेंडेशन अनिवार्य। तो कोलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, जो नियुक्ति के बाद 65 वर्ष, 65 वर्ष, नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की अवस्था तक, 65 वर्ष की अवस्था तक, नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर काम करेगा। इसके पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे, इसके पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको त्यागपत्र देगा? इसके पहले त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति किए हैं। भले राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र का अधिकार हो, कोलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लगभग उसे नियुक्त करना ही, राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर तभी नहीं कर सकते हैं जब उस पर, जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है, उस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, भ्रष्टाचार या आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, तभी उस व्यक्ति को न्यायालय में
न्यायाधीश बनने से रोका जा सकता है। तो कार्यपालिका केवल कोलिजियम के द्वारा भेजे गए नाम की जांच करता है, उसके छवि, उसकी स्वच्छता, उसका स्वच्छ छवि है या नहीं, उस पर कोई आरोप तो नहीं है, वो जांच करता है। तो आरोप के आधार पर, प्रामाणिक आरोप के आधार पर ही उसे न्यायालय के न्यायाधीश बनने से रोका जा सकता है। अन्यथा कार्यपालिका की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में प्रत्यक्षतः कोई भूमिका नहीं है। वह केवल एक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जैसे डी.वाई. चंद्रचूड़ जब रिटायर करेंगे नवंबर महीना में, तो रिटायर करने के 1 माह पहले, रिटायर करने के कम से कम 1 माह पहले वो कोलिजियम की बैठक करेंगे और वो ही नाम तय करेंगे कि मेरे रिटायरमेंट के बाद, मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अमुक व्यक्ति जो इसी सीनियर में 4 में जो है, उसी 4 में कोई एक होंगे जो सबसे सीनियर होंगे। सामान्य अवस्था परंपरा यही है कि जो उसमें सीनियर होते हैं, तो नाम स्वयं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपना उत्तराधिकारी का नाम तय करके राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उनके नाम की नियुक्ति की अनुशंसा पर अधिसूचना को जारी कर देंगे और नियत तारीख को उनकी नियुक्ति हो जाएगी। जो नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर काम करेंगे। इसके पहले त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या यदि उन पर कदाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार का आरोप हो कि रिश्वत लेकर वो न्याय का काम किए हैं, या अक्षमता का आधार पर हो, या वो सक्षम नहीं रहे, मानसिक रूप से कुछ कमजोर हो गए हैं, तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद ही उन्हें हटा सकता है। हटाएंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन संसद की सिफारिश, तो कोलिजियम के सिफारिश पर उसे नियुक्त करेंगे और संसद के सिफारिश पर उसे हटाएंगे। लेकिन संसद जो सिफारिश करेगा, कैसा सिफारिश करेगा, तो कहता है वहां संसद की सिफारिश का जो प्रक्रिया है, तो संसद जो उसे सिफारिश करेगा उसके लिए संसद में विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत। वहां देखिए क्या प्रक्रिया है, कहता है संसद की दोनों सदनों में, संसद की दोनों सदन, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग, अर्थात लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना पर, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना पर, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना पर, दोनों सदनों में अलग अलग, कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना पर उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का बहुमत से पास होना चाहिए। लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग पास होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीश को उनको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग शब्द का प्रयोग तो नहीं होता है, महाभियोग जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से, महाभियोग के समान की प्रक्रिया से इनको पद से हटाया जा सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर संसद में पार्लियामेंट में चर्चा चल रहा होगा, तो क्योंकि संसद न्यायिक काम कर रहा है, किसी को दंड देने का काम कर रहा है, तो उस वक्त संसद अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल संस्था की तरह काम करेगा। तो संसद क्या है, वास्तव में विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, लेकिन जब वह महाभियोग प्रक्रिया पर काम कर रहा होगा, तब संसद अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल संस्था हो जाएगी। अर्थात वहां न्यायाधीश जिन पर आरोप लगाया गया है, स्वयं उपस्थित रहकर या अपने वकील के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए वह पक्ष रखेंगे, दलील देंगे, सबूत, गवाह, सारा कोर्ट का सारा काम होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हो गई, नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, त्यागपत्र। अब इनकी बनने की योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता में कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम
10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीधे वकील से जज बन सकते हैं। या दूसरा कहता है कि कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में वह जज रह चुका हो। या अब तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, 1993 के पहले उसकी उपयोगिता थी। या राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की जानकारी में वह विधि वेत्ता हो, विधि का विद्वान हो, विधि का ज्ञाता हो। लेकिन जब 1993 के बाद कोलिजियम नाम देगा तो राष्ट्रपति के नज़र में उसकी विश्वसनीयता या विधि वेत्ता का कोई औचित्य रहा नहीं। तो 93 के पहले यह काफी महत्व का था, अब इसकी कोई विशेष उपयोगिता, केवल एक लिखा हुआ लाइन। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, पदमुक्ति, वेतन भत्ता, ये तमाम तथ्य से भली भांति परिचित हो गए। अनुच्छेद 126 कहता है, अनुच्छेद 126 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। क्यों? यदि मान लिया जाए कि चलिए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो छुट्टी पर चले जाएं, बीमार पड़ जाएं, तो उस अवस्था में उन मुख्य न्यायाधीश एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। कौन सा मुकदमा किनके पास जाएगा, उनकी पूरा वहाँ का प्रशासन को देखते हैं। तब है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो, तब यह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। कैसे? फिर यहाँ पर ये कोलिजियम के सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली कोलिजियम के सिफारिश पर तदर्थ, एडहॉक, एडहॉक पर क्यों नियुक्त करेंगे? अब सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था है कि जब कोई हम संवैधानिक विषय पर, कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट पर कोई वहाँ पर उसकी व्याख्या होती है, उसका मुकदमा चलता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीश की खंडपीठ होनी चाहिए, जिसे जूरी भी कहते हैं। 5 न्यायाधीश की, 7 न्यायाधीश की, 9 न्यायाधीश की, 11, जब भी होता है ऑड। जैसे आप देखते हैं केशवानंद भारती में न्यायाधीशों की संख्या 13 थी, जो अब तक का सबसे बड़ा है। गोलकनाथ में 11 थी। तो ऐसा ही कोई मुकदमा हो जहाँ पर कम से कम जो एक निर्धारित है कि 9, 11, 13, 15 न्यायाधीश होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश का काम बटा हुआ है कि आपको अमुक मुकदमा, आपको अमुक मुकदमा, आपको अमुक मुकदमा देखना है। तो जो कोरम है कम से कम 5 होनी चाहिए, कम से कम 7 होनी चाहिए, कम से कम 9 होनी चाहिए। अब से केशवानंद भारती विवाद जो दिया है कि संविधान का एक मूल ढांचा, अब यदि उस पर, अभी आपने देखा होगा कि विगत संसद में उस पर विवाद हुआ था कि आखिरकार मूल ढांचा कौन है, कैसे तय करें। हमारे संविधान में तो मूल ढांचा कोई उपयोग है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्याय का, अपनी अधिकार का अवहेलना करके यह निर्णय दिया है। तो यदि उसकी समीक्षा करने के लिए फिर से कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम 13 जज वाले की सुनवाई को 15 जज का ही खंडपीठ उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो अब 15 जज का न्यूनतम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कोरम। और जज की संख्या मान लो 11 ही वहाँ पर उपलब्ध है, बाकी सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो जो 4 जज घट रहे हैं, वहाँ पर तदर्थ एडहॉक किसको बनाएंगे? उच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश, हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति कोलिजियम के सिफारिश पर उसे तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक पर न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 117 में है, जो कि आपका एक से अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एडहॉक। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक पर न्यायाधीश नियुक्त होते हैं और हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। अक्सर हाँ, कई किताब में हाई कोर्ट में भी तदर्थ लिख देता है, लेकिन वहाँ पर जो है हाई कोर्ट में तदर्थ नहीं बल्कि कार्यकारी न्यायाधीश, और यहाँ पर होता है तदर्थ न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये जो है सो प्रक्रिया हो गई।
एक तो हो गया सामान्य न्यायाधीश, फिर हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, फिर हो गया तदर्थ न्यायाधीश। तो 124, 125, 126, 127 जो है कहीं न कहीं नियुक्ति, वेतन भत्ता इत्यादि से ही संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जब वो रिटायर कर जाएंगे, तब सर्वोच्च न्यायालय के जब वो रिटायर कर जाएंगे तब जो है वह किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में वह जो है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेंगे। हाँ, अब राज्यपाल लाभ का पद में नहीं आता है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर लाभ के पद में नहीं आता। अनुच्छेद 102 में लाभ के पद को निर्धारित करने का अधिकार संसद, जैसे अभी आप देखें एसटी जमीर जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, अभी आंध्र प्रदेश के वो राज्यपाल हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी वह भी तो तदर्थ न्यायाधीश हो गया। उसी प्रकार 128 भी कहीं न कहीं नियुक्ति प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 128 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो रिटायर कर गए हैं, यदि कुछ ऐसा उनके अनुभव से का लाभ की जरूरत पड़ी या कुछ विशेष परिस्थिति में उनसे राय लेना या किसी मुकदमे में उनसे सलाह लेना की आवश्यकता पड़ेगी, तो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड सेवानिवृत्त जज को भी न्यायाधीश के लिए वहाँ पर उस बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक में उनसे सलाह मशविरा की जा सकती है, उनसे राय लिया जा सकता है, मुकदमा की सुनवाई कर सकते हैं। तो 128 भी कहीं न कहीं उसी नियुक्ति प्रक्रिया से, तो 124 की नियुक्ति प्रक्रिया है, 25 तो वेतन है, 26वीं नियुक्ति प्रक्रिया में, 27 नियुक्ति प्रक्रिया में, 28वीं नियुक्ति प्रक्रिया में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद सरकार के अधीन कोई लाभ का पद पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी न्यायालय में वकालत करेंगे। अब अलग बात, राज्यपाल बन सकते हैं, फातिमा बीबी तमिलनाडु के राज्यपाल रही, एसटी जमीर अभी आंध्र प्रदेश के, इससे पहले कोई न्यायाधीश जो थे वो केरला के न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके हैं, तो न्यायाधीश वह राज्यपाल बन सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। ये हो गया सर्वोच्च। इसके अलावा जो है 129 तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वह अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सभी फैसला विधि कानून बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सभी फैसला क्या बन जाता है? विधि बन जाता है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सभी फैसला, सभी निर्णय विधि कानून बन जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंडेम्ड, अर्थात कोर्ट ने फैसला दिया, कानून बन गया, उससे सरकार ने उसे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया, क्रियान्वित नहीं किया, तब कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी को बोलते हैं अभिलेख। बाकी तो एक अभिलेखागार में उनके द्वारा दिया गया सभी फैसला सुरक्षित रहता है, जिसे आवश्यकता अनुसार किसी भी न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में। अनुच्छेद 130 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति नई दिल्ली की जगह इसकी बैठक किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य राज्य में भी उसकी बैठक, मुकदमा की सुनवाई के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की गठन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रही होगी। तो कई वीडियो कैसा लगा न्यायाधीशों के बारे में, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।